हेलो एवरीवन। एंशियंट हिस्ट्री की लेक्चर सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे वैदिक एज के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इंडस जो वैली सिविलाइजेशन हमने पढ़ी पीछे, उसका जो एंड था अप्रॉक्सीमेटली 1700 से लेके 1400 बीसी के बीच में वो ख़त्म हो गई थी। तो जब ये ख़त्म हुई तो उसके बाद क्या है, वैदिक एज जो है वो शुरू होगी। तो वैदिक एज का जो टाइम पीरियड है वो नियर अबाउट 1000 ईयर्स का है। इसको दो हिस्सों में बांटा गया है। अर्ली वैदिक जो कि 1500 से लेके 1000 जो बीसी है वो टाइम पीरियड है, इसको हम ऋग्वैदिक काल भी बोलते हैं। और अगला है लेटर वैदिक पीरियड। तो लेटर वैदिक जो है 1000 से लेके 500 बीसी तक है। तो इन दोनों को ही हम यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करूँ वेद, तो वेद का मतलब है सुपीरियर नॉलेज। और जो ये वैदिक एज में जो ये लोग थे, ये कौन थे? आर्यंस थे। आर्यंस मतलब जो कि पर्सन ऑफ हाई बर्थ, उन्हें बोला जाता है आर्य। अब बात कर लेते हैं कि ये आर्यन आखिरकार आए कहाँ से। तो बहुत सी थ्योरीज थी इनके आगमन के लिए। तो कई स्कॉलर्स ने बोला, जैसे कि मैक्स मुलर ने कहा कि ये जो है सेंट्रल एशिया से आए थे। दयानंद सरस्वती ने बोला ये तिब्बत से आए थे। बाल गंगाधर तिलक ने बोला ये आर्कटिक से आए थे। और एसी दास गुप्ता ने बोला कि ये जो थे सप्त सिंधु वाला जो एरिया था वहाँ से आए थे। और कई स्कॉलर्स ने कहा ये जर्मनी से आए थे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड इनके जो बारे में बात कही गई है वो है कि ये आए थे कहाँ से? ग्रेट स्टेपीज ऑफ यूरेशिया। तो स्टेपीज बेसिकली क्या हैं? ग्रास लैंड्स हैं यूरोप और एशिया के। तो यहाँ पर क्या था, इन्वायरमेंट काफ़ी हार्श इन्वायरमेंट था और यहाँ की जो ज़मीन थी वो काफ़ी कम फर्टाइल थी, जिसकी वजह से इन्होंने जो है ये अपनी मूवमेंट इस तरफ को शुरू की थी। तो इसका एविडेंस हमें मिलता है सेंट्रल एशिया में बोगस खोई नामक जगह पे, जहाँ पर कि इंस्क्रिप्शन मिला है जिसमें लिखा गया है इंद्र वरुण आदि नाम सारे जो हैं मेंशन हुए हुए हैं वहाँ पर। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये जो हैं यहाँ से आए थे। तो ये जो बोगस कोई इंस्क्रिप्शन है ये 1400 बीसी का है। अगर आप हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सर्च बार में टाइप कीजिए एंजॉय लाइफ एजुकेशन और इस रिज़ल्ट को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन की नोटिफिकेशन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले बात करूंगा अर्ली वैदिक पीरियड, जिसे हम ऋग्वैदिक पीरियड भी बोलते हैं। इस टाइम पे क्या हुआ, जो सेंट्रल एशिया में जो आर्यंस थे उन्होंने जो है मूव करना शुरू कर दिया। कहाँ? साउथ एशिया और यूरोप की तरफ। तो ये दोनों जगह गए, साउथ एशिया भी आए और यूरोप को भी मूव किए। और 2000 से लेके 1500 बीसी तक जो है इन्होंने जो ये सप्त सिंधु वाला एरिया है वहाँ पर अपनी सेटलमेंट करना शुरू कर दी। तो एक बात बता दूं कि जो ये आर्यंस यहाँ आए, इन्होंने कोई इन्वेजन नहीं किया था। ये धीरे धीरे क्या है आए, बेसिकली एक तरीके की ये क्या थी, माइग्रेशन थी। तो ये याद रखना है, ये कोई इन्वेजन और अटैक नहीं था, ये एक माइग्रेशन में धीरे धीरे वेव्स में यहाँ सेटल होना शुरू हुए। और जो ये लोग यहाँ रहते थे इनको इन्होंने क्या है, कॉन्कर जीतना शुरू कर दिया, लोकल ट्राइब्स जो यहाँ रहती थी। तो धीरे धीरे इन्होंने क्या है नॉर्थ इंडिया पे अपना रूल स्थापित कर लिया। और जो वहाँ के जो लोकल लोग थे उनको ये बोलते थे दास और दस्यु। तो इनका मेंशन जो है इनके लिटरेचर में दास और दस्यु के रूप में होता है। दस्यु का मतलब होता है कि कॉन्कर्ड नेटिव, जिनको इन्होंने जीता था। बात करूँ इनके सोर्सेस की, इनकी जो स्टडी होती है ये हमें कहाँ से पता है चलता है इनके, तो वो हैं मेनली जो है ऋग्वेद। तो इस टाइम पे सिर्फ जो है ऋग्वेद ही लिखा गया था अर्ली वैदिक एज में, और ऋग्वेद लिखा गया था संस्कृत में। तो ऋग्वेद के अंदर क्या हैं, प्रेयर्स हैं, मंत्र हैं, और टोटल जो है इसमें 10 मंडल हैं। 10 मंडल मतलब कि चैप्टर्स हैं। और याद रखना है आपको, जो गायत्री मंत्र है ये किसके? थर्ड मंडल में ऋग्वेद के लिखा गया है। गायत्री बेसिकली जो मंत्र है वो है सन गॉड, जिन्हें सावित्री बोलते हैं, उनकी प्रेयर है गायत्री मंत्र। और जो हमारे पुराण हैं वो टोटल कितने हैं? 18 हैं, जिनमें हमें जो है हिस्ट्री, जीनियोलॉजी, जीनियोलॉजी मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी किसी ऋषि मुनि का जो है
उसको डिस्क्राइब किया जाना, इसको बोलते हैं जीनियोलॉजी। और साथ ही यहाँ पर फिलोसफिकल और जो कॉस्मोलॉजी के पर्टेनिंग भी बातें की गई हैं पुराण्स में, तो टोटल 18 हैं। और बाकी जो ये 3 वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो सामवेद में क्या है, म्यूज़िक के बारे में बात की गई है कि किस तरीके से जो है म्यूज़िकल चैंटिंग की जाती है इन मंत्रों की। और यजुर्वेद में बताया गया है कि जो ये यज्ञ हैं, जो ये रिचुअल हैं, वो किस तरीके से होते हैं। और अथर्ववेद में बेसिकली जो ये स्पेल्स एंड चार्म्स होते हैं, जो कि मतलब ये कैसे बुरी शक्तियों को जो है अपने से दूर रखा जाता है, इसके लिए कौन से मंत्र उच्चारण है, तो ये अथर्ववेद में लिखा हुआ है। और साथ ही में जो अथर्ववेद में जो है मेडिसिन यानी कि आयुर्वेद के बारे में भी बात कही गई है। और यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं उपनिषद के बारे में भी। तो जो बेसिकली उपनिषद और ये जो 3 वेद मैंने बताए, ये सारे जो हैं लेटर वैदिक एज में लिखे गए थे। तो उपनिषद में क्या है, स्पिरिचुअल नॉलेज है। और उपनिषद में जो एक मुंडक उपनिषद है, उसके अंदर से हमने क्या लिया हुआ है, सत्यमेव जयते, जो हमारा एम्बलम है उसके नीचे जो सत्यमेव जयते लिखा है, वो कहाँ से, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करूँ इनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में, तो ये कहाँ, सप्त सिंधु वाले एरिया में रहते थे। सप्त सिंधु मतलब 7 नदियाँ, 7 नदियों की जो ज़मीन है वहाँ पर ये सेटल हुए। तो वो 7 नदियाँ कौन कौन सी हैं, इंडस होगी, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और सरस्वती। इन सभी नदियों में जो सबसे इम्पोर्टेंट नदी इस टाइम की थी वो थी सरस्वती। ठीक है, तो अर्ली वैदिक जो एज है उसमें सरस्वती मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलीजियस सिग्निफिकेंस उसको दी गई है। और ऋग्वेद में हमें जो है किसी भी समुद्र के बारे में, विंध्या पर्वत, इनका कोई भी जिक्र नहीं मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि अभी तक ये इन्होंने जो है ओशियंस नहीं देखे, और जो विंध्या पर्वत हैं वो भी नहीं देखे हैं। तो विंध्या क्या है, जो नॉर्थ और साउथ इंडिया को डिवाइड करते हैं, उन वो ये वहाँ तक अभी नहीं पहुँचे थे। लेकिन जो गंगा और यमुना है उनका जिक्र एक बार हमें इस वेद में देखने को मिलता है। तो ये सेंट्रल एशिया से चले, अफ़गानिस्तान होते हुए, खाइबर पास को पास करते हुए, नॉर्थ पाकिस्तान और जो गंगा यमुना बेल्ट है उस तरफ को ये मूव करना इन्होंने शुरू किया था। तो इस तरीके से ये आए थे। और देखते हैं इनकी सोशल लाइफ कैसी थी। तो इनकी जो सोशल लाइफ थी वो थी क्लैन बेस्ड किनशिप थी। मतलब कि यहाँ पर कोई किंगडम नहीं होता था, क्लैन यानी कि कुनबा, जिसे कि ट्राइब भी बोलते हैं। तो बेसिकली ये एक तरीके से क्या थी, ट्राइबल सोसाइटी थी, और ट्राइब को बोलते थे जन। और साथ ही ये क्या थी, पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, यानी कि पुरुष प्रधान सोसाइटी थी। और वोमेंस को इस टाइम पे क्या था, ऑनरेबल स्टेटस मिलता था, वो पढ़ाई कर सकती थी, विडो जो रीमैरिज थी वो अलाउड थी, सेक्रीफाइस कर सकती थी। और साथ ही जो है चाइल्ड मैरिज का यहाँ पर कोई भी प्रावधान नहीं था। तो 17 साल के बाद ही जो है शादी होती थी, ये ऋग्वेद में लिखा हुआ है। और लेटर एट 1000 BC, जो कि टुवार्ड्स एंड ऑफ अर्ली जो ये वैदिक पीरियड है, इस टाइम पे क्या है, ये 4 क्लास यहाँ पर बटी, 4 क्लासेस में ये डिवाइड हो गए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये जो क्लासेस थी ना, ये क्या थी, वर्ण सिस्टम बोलते हैं इसे। तो वर्ण मीन्स कलर, तो कलर के आधार पे जो है इनको इस तरीके से क्लासेस में बांटा गया है। याद रखिए ये कास्ट सिस्टम नहीं है। कास्ट सिस्टम कब आया था, ये आया था लेटर वैदिक एज में। तो इस टाइम पे क्या था, क्लास सिस्टम था। तो ब्राह्मण जो होते थे वो कौन थे, प्रीस्ट थे और स्कॉलर्स ब्राह्मण थे। क्षत्रिय क्या थे, वॉरियर्स थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे, और धीरे धीरे चल के ये क्या है बाद में रूलर भी बने। वैश्य कौन थे, वैश्य जो थे वो ट्रेडर थे और फार्मर्स। तो ऋग्वेद में तो ट्रेडर्स कोई नहीं था, लेकिन बाद में ये कैटेगरी जो है वैश्य में ऐड कर दी गई थी। बात करूं शूद्र के बारे में, तो ये क्या थे, सर्वेंट्स थे, लेबरर थे और दस्यु, जो मैंने आपको बताया। इनिशियली क्या था, जो ये हायरार्की थी, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये इतनी सख्त नहीं थी। जो कोई वॉरियर है वो ब्राह्मण बन सकता था, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय बन सकता था, तो ऐसा पॉसिबल था। लेकिन जो लेटर यानी कि एंड ऑफ जो लेटर वैदिक पीरियड है, उस टाइम पे ये जो है बहुत सख्त हो गई थी।
तो जैसे कि इंटर मैरिज और इंटर डाइनिंग वगैरह नहीं होती थी। बात करूँ इनके खाने के बारे में तो व्हीट, बार्ले, मीट, फिश, बर्ड इस टाइम पे बहुत खाया जाता था। राइस अभी तक नहीं आया है। और साथ ही एक ड्रिंक है जिसे बोलते हैं सोमरस। ये एक तरीके की जो है टॉक्सिकेटिंग ड्रिंक थी। इसको पी के जो है नशा सा चढ़ता था। बोला जाता है कि ये कश्मीर के माउंटेन्स में पाई जाती थी। तो इसका भी जिक्र यहाँ पर मिला है। इनके जो पॉलिटिकल या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की बात करूँ तो फैमिली को जो है कुल बोला जाता था और जो फैमिली हेड है उसे कुलक बोला जाता है। और साथ ही जो ट्राइब है उसके हेड को बोला जाता है राजन। जो राजन है वो गवर्न करता था थ्रू सभा, समिति, विधात। तो ये इसमें बेसिकली क्या होते थे, जितने भी सारे एल्डर्स लोग होते थे उस ट्राइब के, वो हेल्प करते थे राजन को गवर्न करने में। राजन की जो पोजीशन थी यूजुअली क्या थी, हेरिडिटरी होती थी। लेकिन अगर सभा को लगता था कि जो ये राजन है ये वीक है तो सभा उसको रिमूव कर सकती थी। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि जो एब्सोल्यूट मोनार्की नहीं थी। और यहाँ पर जो है बैटल ऑफ 10 किंग का जिक्र भी होता है, जिसमें कि जो भरत ट्राइब है उसने लड़ाई लड़ी थी अन्य 10 ट्राइब के साथ और भरत ट्राइब जो थी यहाँ जीत गई थी। लेटर इसी के नाम पे जो है इंडिया का नाम जो है भारत पड़ा था। बात करूँ इनकी इकोनॉमी की तो ये बेसिकली क्या थे, पेस्टोरल लोग थे, यानी कि ये नोमैड्स थे। ये जानवरों को लेके एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे। इनका जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन था वो था कैटल ब्रीडिंग। इनका क्या था, मेन काम था। और जो एग्रीकल्चर था वो भी था, लेकिन वो क्या था, सेकेंडरी वर्क था। और हमेशा जो भी इनकी लड़ाइयाँ हुई हैं वो कैटल्स के लेके ही हुई हैं। जैसे कि सबसे मेन कैटल जो वो है गाय। तो कैटल्स को लेकर जो लड़ाई होती थी उसे बोलते हैं गविष्टी, यानी कि सर्च ऑफ काऊ। तो सर्च ऑफ काऊ में वो लोग निकले हैं और काऊ को लेने के लिए वो लड़ाई करते थे। तो इस फाइट को बोला गया गविष्टी। इस टाइम पे जो था लैंड इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करती थी। लैंड इतनी इम्पोर्टेंट इनके लिए नहीं थी। तो कैटल ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, वो भी कौन सी, काऊ। बात करूँ इनकी क्राफ्ट के बारे में तो पॉटरी, लेदर गुड्स, स्मिथ्स वगैरह जो लोग हैं यहाँ हमें देखने को मिले थे। और यहाँ पर इस टाइम पे जो था कोई भी सिक्के नहीं थे। यहाँ पर जो इकोनॉमी थी वो चलती थी बार्टर सिस्टम से। बार्टर मतलब होता है लेन देन। कुछ चीज़ें जो आपको चाहिए तो आप किसी के पास जाएंगे, अगर उसको आपकी चीज़ें चाहिए होंगी तो आप क्रॉस एक्सचेंज कर लेंगे उन चीज़ों का। इसे बोलते हैं बार्टर सिस्टम। और यहाँ पर जो है गिफ्ट बेस्ड इकोनॉमी भी थी। गिफ्ट को बोला जाता था बलि। बलि मीन्स कि वॉलेंट्री गिफ्ट है किसी के लिए। तो ये मोस्टली जो होता था, जो प्रीस्ट होते थे उनको जो है बलि दी जाती थी, वॉलेंट्री गिफ्ट था ये। तो बलि में क्या क्या, कैटल या फिर डॉटर अपनी ये देते थे प्रीस्ट को। यहाँ पर क्या था, कोई भी टैक्स सिस्टम इस टाइम पे नहीं था। और सिर्फ यहाँ पर जो कॉपर और ब्रॉन्ज है वही हमें मिले हैं। आयरन अभी तक नहीं आया है। तो यहाँ पर जो मैंने बताया काऊ की बहुत इंपॉर्टेंस थी। तो काऊ को जो है गऊ बोला जाता था और जो उसके लिए लड़ाई है उसको गविष्टि बोलते थे और राजा को गोपति बोलते थे। यानी कि प्रोटेक्टर ऑफ काउज है उसे क्या बोलते हैं, गोपति। तो वो क्या है, राजा है। और दुहित्रा क्या है, जो राजा है उसकी बेटी। तो गोपति की जो डॉटर को दुहित्रा बोलते थे। और जो गोमत है, गोमत का मतलब है कि रिच आदमी जिसके पास जो है बहुत सी गायें हैं, तो उसे बोलते थे गोमत। और इस टाइम पे जो था, जो ये मीट खाना है जानवरों का, ये स्ट्रिक्टली क्या था, काऊ का मीट खाना बिल्कुल प्रोहिबिटेड था। बात करूँ इनके रिलीजन के बारे में तो ये जो जितने भी नेचुरल फिनोमिनन्स हैं जैसे कि रिवर होगी, थंडर स्टॉर्म्स होगी, ये इन सभी की एंथ्रोपोमॉर्फिक फॉर्म में जो है पूजा करते थे। तो 3 तरीके के भगवान थे। टेरेस्ट्रियल गॉड थे जिनमें कि अग्नि बहुत इंपॉर्टेंट थी। एटमॉस्फेरिक गॉड है जिसमें इंद्र, वायु, मारुत। तो ये सब जो है एटमॉस्फेरिक गॉड हैं। तो मारुत जो है हनुमान जी को बोलते हैं। और हेवनली गॉड्स भी थे जैसे कि वरुण, सूर्य, उषा। तो ये 3 तरीके के भगवानों को ये मानते थे। और इनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट थे वो थे वरुण, उसके बाद इंद्र, फिर अग्नि। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वरुण को क्या है, गॉड ऑफ स्काई बोलते हैं। और जो इंद्र है उसे गॉड ऑफ रेन बोलते हैं। इनको जो है पुरंदर भी बोला जाता है। पुरंदर मतलब कि डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स। तो जब भी ये लड़ाई पे जाते थे तो इंद्र भगवान की पूजा करके जाते थे। और अग्नि, अग्नि मीन्स गॉड ऑफ
फायर। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट थे इनके लिए। और जो इनका जो ये रिलीजन था, जो इसकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती थी, ये बेसिकली प्रेयर्स, सेक्रीफाइस ऑफ मिल्क, और जो ये मंत्र उच्चारण है एक प्रॉपर ढंग से, प्रॉपर सीक्वेंस में करके जो है अपनी जो ये रिलीजियस प्रैक्टिस थी उसको करते थे। और ये मोस्टली किसके द्वारा किया जाता था? ब्राह्मण ही इस चीज़ को करते थे। और एनिमल सेक्रीफाइस मैंने बताया यहाँ पर बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। अब बात करते हैं लेटर वैदिक एज के बारे में। तो 1000 से लेके 600 BC का इसका टाइम पीरियड है, और इसी दौरान नियर अबाउट 1000 से लेके 800 BC के बीच बीच में जो था आयरन की खोज हो गई थी, यानी कि आयरन एज बिगिन हो चुकी थी। और ये जो आयरन है बिल्कुल एक गेम चेंजर की तरह उभरा। हम देखेंगे आगे कि किस तरीके से इसने जो है किंगडम्स बनाए, किस तरीके से मतलब आयरन की वजह से जो है इंस्ट्रूमेंट बने, वेपन्स बने, जिसकी वजह से जो ये लड़ाइयाँ थी ये बड़े स्केल पे होने लगी, और जो है धीरे धीरे किंगडम्स की स्थापना हुई। तो सबसे पहले देख लेते हैं ज्योग्राफी के बारे में। तो ईस्ट एंड साउथवर्ड मूवमेंट जो है आर्यंस ने अब सब सिंधु वाले एरिया से करना शुरू कर दी, और ये पहुंच गए गंगा जमुना वाले दोआब में। तो इनका जो मेन सेंटर था वो था गंगा जमुना वाला दोआब। अब इन्होंने धीरे धीरे क्या है अरेबियन सी को भी देख लिया, जो विंध्यास थे वो वहाँ तक भी पहुँच गए। और साथ ही मैंने बताया कि जब आयरन के इंस्ट्रूमेंट इन्होंने बनाए तो इन्होंने क्या किया, जो जंगल थे सारे उनको कटाई की, और जो खेती की वहाँ पर टिलिंग की, तो वहाँ पर खेत करके इन्होंने जो है एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया। तो इस तरीके से ये लैंड को क्लियर करते हुए जो है आगे बढ़ रहे थे। और साथ ही जो है सेंट्रल एशिया से क्या थे, ये घोड़े अपने साथ लेके आए हुए थे। तो जो ये घोड़े थे इसकी वजह से इनकी जो मूवमेंट थी और फास्ट हो गई थी, आगे ये बढ़ते ही जा रहे थे। तो इस टाइम की जो मेजर ट्राइब्स थी वो थी कुरु और पांचाल। बात करूँ इनकी सोशल लाइफ के बारे में, तो वर्ण सिस्टम जो है इस टाइम तक जो है पूरे तरीके से डेवलप हो चुका था। और अब क्या है कास्ट सिस्टम की एंट्री हो गई थी। तो कास्ट बेसिकली किसके बेसिस पे होती थी कि आप क्या ऑक्यूपेशन करते हैं। तो इनिशियली क्या थी, ये रिजिड नहीं थी। लेटर ये क्या था, मेडिवल पीरियड यानी कि लेटर जो ये वैदिक पीरियड है इसके एंड में जो है ये काफ़ी जो है स्ट्रांग हो गई थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको नहीं भूलनी है वो ये है कि इस टाइम पे जो है ब्राह्मणों की सुप्रीमेसी डेवलप हो गई थी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। और साथ ही यहाँ पर हमें गार्गी और मैत्री, दो एजुकेटेड ग्रेजुएटेड जो इंटेलेक्चुअल वुमेन्स थी उस टाइम की जो है इनकी बारे में भी पता चलता है। लेकिन इस टाइम पे जो था इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन जो थी वो कम हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर जो है इस टाइम पे एग्रीकल्चर जो था वो फ्लरिश कर रहा था। तो एग्रीकल्चर में मोस्टली जो मेल होते थे वो इन्वॉल्व होते थे, और औरतें जो हैं घर के काम काज में ही बिजी रहती थी। तो इस टाइम पे यहाँ पर क्या है, हमें जो ये 8 to 10 टाइप्स ऑफ जो मैरिजेज हैं उनके बारे में पता चलता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मैरिजेज, यानी कि जब कोई एक कास्ट से दूसरी कास्ट में मैरिज करेगा तो उसे कौन सा नाम दिया जाएगा, जैसे अनुलोम विलोम मैरिज, कुछ इस तरीके की जो है 10 टाइप की जो मैरिजेज हैं इनके बारे में भी हमें यहाँ पता चलता है। अब बात करते हैं उपनयन सेरेमनी के बारे में। तो इसको बोलते हैं, उपनयन को बोलते हैं सैक्रेड थ्रेड। तो ये शुरू होता था 8 साल की एज में, और ये जो सेरेमनी होती थी ये ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये सिर्फ 3 वर्ग के लोग ही इसको परफॉर्म करते थे। तो 8 साल की एज में ये शुरू होती थी किसी बच्चे की। तो इसे जो है द्विज बोलते थे। द्विजा यानी कि वो दोबारा उसने जन्म लिया है। एक तो उसने अपनी माँ की कोख से लिया उस टाइम पहला जन्म, और दूसरा 8 साल की एज में जब ये उपनयन सेरेमनी होती थी। तो इसके बाद क्या होता था, जो बच्चे होते थे वो अपनी पढ़ाई शुरू कर देते थे। और जो इस काल में क्या है, बेसिकली जो शूद्र हैं उनके जो राइट्स हैं वो कंटिन्यूसली क्या है डिक्रीज करते गए। और जो हमारा जबल उपनिषद है उसमें हमें जो आश्रम सिस्टम है उसके बारे में पता चलता है। तो बेसिकली इसमें जो है एक इंसान की लाइफ को जो है 100 ईयर बताते हुए उसको डिवाइड किया हुआ है कुछ आश्रम में। तो पहली स्टेज है ब्रह्मचर्य, जो कि 0 से 25 ईयर के बीच में होगी, ब्रह्मचर्य होगी। और जो गृहस्थ जीवन है जो शादी वाला है वो 25 से 50 साल। उसके बाद क्या होगा, वानप्रस्थ यानी कि 50 से 75 वाला। एंड में जो है संन्यास है वो है 75 to 100। तो इस तरीके से जो है ये आश्रम सिस्टम काम करता था। इसका पता चलता है हमें जवाल उपनिषद के बारे में। बात करूं पॉलिटी के बारे में,
तो असेंबली और जो ये सभा थी इसकी पावर्स अब डिक्रीज हो गई थी और यहाँ पर औरतों को जो है कोई एंट्री नहीं थी। अब मोस्टली जो है राजन था जो उसकी डोमिनेंस बढ़ गई थी और धीरे धीरे छोटे छोटे जो ये जन थे इन्होंने क्या है कंबाइन करके क्या है किंगडम और राष्ट्र का निर्माण शुरू कर दिया। तो राष्ट्र जैसे कि भारत राष्ट्र आज भी हम बोलते ही हैं और जो इस राष्ट्र का नाम होता था ये जो उस टाइम पे जो ये डोमिनेंट ट्राइब होती थी उन सभी में सबसे डोमिनेंट जो ट्राइब होगी उसके नाम पे जो है इस राष्ट्र का नाम रखा जाता था। तो कुरु और पांचाल जो है मेन राष्ट्र थे उस टाइम पे। तो इस टाइम पे क्या होता था कोई भी स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती थी। जब भी लड़ाई लड़नी होती थी तो जो है सभी को बुलावा भेजा जाता था और वो आते थे और लड़ाई लड़ते थे और फिर दोबारा अपने कामों में बिजी हो जाते थे। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कोई भी स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। और इस टाइम पे क्या है जो आयरन वेपन्स हैं वो बनना मैंने बताया आपको शुरू हो गए थे। तो अब जो वॉर्स होते थे ना वो एक लार्ज स्केल पे होना शुरू हो गए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब देख लेते हैं कुछ टर्म्स जो कि इस पीरियड को बिलोंग करती है। जो पुरोहित हैं जो ब्राह्मण हैं वो क्या हैं वो पुरोहित बोलते थे उनको। और ये ब्राह्मण इसके अंदर आते थे, प्रीस्ट इसके अंदर आते थे। तो ये सब क्या करते थे राजा को एडवाइस देने में हेल्प करते थे। तो पुरोहित में कौन कौन, ब्राह्मण और प्रीस्ट। ग्रामीणी जो है वो क्या था विलेज का ऑफिसर होगा, ठीक है। सेनानी जो है जो हेड ऑफ वॉरियर जो कि लड़ाई लड़ते हैं उनका जो मुख्य होगा वो सेनानी होगा। रत्नानी क्या है चीफ एडवाइजर ऑफ किंग है। तो रत्नानी और पुरोहित जो हैं ये राजा को एडवाइस करते थे। बात करूँ सग्रहेत्री की और भागदुआ की तो ये बेसिकली डील करते थे टैक्स कलेक्शन से। अब देखिए यहाँ पर टैक्स लगना शुरू हो गया है क्योंकि खेती आ गई है। खेती आई तो फसलें उगी तो अनाज आया। तो कुछ अनाज जो है अपने लिए यूज़ हुआ और बाकियों को क्या है ट्रेड करने के लिए, है ना। तो जब ऐसा होगा जब सरप्लस होगा तो क्या है टैक्स लगता है। तो अब जो है सग्रहेत्री और जो भागदुआ है उनकी जिम्मेवारी बन गई थी टैक्स कलेक्ट करने की। तो इनकी जो इकोनॉमी थी वो मोस्टली किसके ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर अब निर्भर होना शुरू हो गई थी। और इसकी वजह से जो है ये सीडेंट्री लाइफस्टाइल है इनकी ये शुरू हो गई थी। अब जो ट्राइबल कैरेक्टर था वो धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो गया। इनकी जो इम्पोर्टेंट फसलें हैं वो है राइस, व्हीट और बार्ले। तो राइस अब यहाँ पर आप देखेंगे आ चुका है। और साथ ही जो है ऑक्सन ड्रॉन प्लो यानी कि जो बैलों से जो हल से जो बैलों की मदद से जो खेत की जुताई की जाती है हल को लेके, तो वो भी इन्होंने डेवलप कर लिया था जिसकी वजह से जो ये एग्रीकल्चर है बहुत ही प्रॉस्पिरस हो गया था। अब जो ज़मीन है उसको एज अ प्रॉपर्टी देखा जाता था और ज़मीन के लिए अब लड़ाइयाँ शुरू हो गई। अब कैटल के लिए लड़ाइयाँ शुरू नहीं होती है, अब ज़मीन को लेके जो है लड़ाइयाँ शुरू हो रही हैं। और इस टाइम पे जो है अर्बन सेंटर जैसे कि हस्तिनापुर वगैरह ये सब डेवलप हुए और जो ये ट्रेडर्स का जो ये गिल्ड सिस्टम है धीरे धीरे ये भी डेवलप होना शुरू हो गया। और इस टाइम पे जो वेरियस मेटल जिन्हें कि अयस बोला जाता है जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, आयरन जो है वेदों में इनके मेंशन किया हुआ है, तो ये उस टाइम पे मिलना शुरू हो गई थी। बात करूँ इनके रिलीजन के बारे में तो अब इनके जो मेन गॉड हैं वो कौन कौन हो गए हैं, प्रजापति, रुद्र, विष्णु और कुशान, ये अब मेन इंपॉर्टेंट गॉड इनके बन चुके हैं। तो जो रुद्र हैं वो क्या हैं, गॉड ऑफ एनिमल्स हैं। विष्णु को बोला जाता है प्रोटेक्टर ऑफ पीपल और जो पुशान हैं वो गायों के रक्षक हैं। इस टाइम पे क्या है आइडल मूर्ति पूजा अभी नहीं थी, लेकिन 500 से 400 बीसी के बीच में जो है ये शुरू हो गई थी। रिचुअल यहाँ पर थे, कम थे, लेकिन जो ये कैटल सेक्रीफाइस था ना अब यहाँ बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। सबसे इंपॉर्टेंट बात है रिचुअल्स कम हो गए, कैटल सेक्रीफाइस बढ़ गया। तो इसको आपने याद रखना था। अब जो ब्राह्मण थे हर काम को करने के लिए कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस मांगते थे, वो भी किसका, जानवरों का, ठीक है। तो यहाँ पर कैटल सेक्रीफाइस जो है इंक्रीज हो गया था। और इस टाइम पे जो है जो राजा थे कुछ इंपॉर्टेंट यज्ञ तो उनको देख लेते हैं। तो राजा ने अब यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ करवाना शुरू कर दिए जैसे कि राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ। तो राजसूय यज्ञ बेसिकली क्या होता था, राजा सभी को जो उसकी जनता है उसको बुला के एक बहुत बड़ा जो है हवन करवाता था अपनी डोमिनेंस शो करने के लिए। बात करूं अश्वमेध की तो इसमें क्या था कि राजा जो है एक खुले घोड़े को छोड़ देता था, जहाँ जहाँ वो घोड़ा जाएगा जिसकी टेरिटरी में जाएगा वो राजा की होती जाएगी। अगर कोई इसको चैलेंज करेगा तो उसको राजा से लड़ाई करनी पड़ेगी। तो
इस तरीके के यज्ञ यहाँ देखने को मिले हैं। और बात करूँ वाजपेयी यज्ञ की, तो इसमें क्या था, राजा जो था अपनी प्रजा के साथ ही क्या था, चैरियट रेस करता था। तो इसमें क्या था, मोस्टली जो है राजा ही जीतता था, क्योंकि इस वहाँ पर जो है राजा को अपनी डोमिनेंस शो करनी होती थी। तो इसको बोलते हैं वाजपेय यज्ञ। और जैसे कि मैंने बताया, जो उपनिषद थे इसी टाइम पे जो है लिखे गए थे। उपनिषद का मतलब क्या होता है, टू सिट एंड लिसन। तो ये क्या था, गुरु और शिष्य के बीच में जो डायलॉग्स कन्वर्जेशन होती थी, इनको जो है उपनिषद में के रूप में लिखा गया। और इनको लिखने वाले मोस्टली कौन थे, क्षत्रियों ने ही इनको लिखा था। तो इनका जो उपनिषद थे, इनका मोस्टली जो फोकस रहता था वो ज्ञान, कर्म, नॉलेज और बिलीफ पे रहता था, ना कि रिचुअल, यज्ञ, जो यज्ञ हैं, जो बलि है, ये इसको बिलीव नहीं करते थे। उपनिषद बेसिकली क्या था, जो ये ब्राह्मणों की जो डोमिनेंस उस टाइम पे हो गई थी, उसके खिलाफ एक रिएक्शन था। तो तब ये लिखे गए। और ये बिलीव करते थे उपनिषद आत्मन और जो ब्रह्मा की जो फिलॉसफी है कि आत्मा जो है वो ब्रह्मा में लीन हो जाती है, इस फिलॉसफी को ये मानते थे। तो इस टाइम पे जो है उपनिषद में जो बोला गया है कि जो ब्रह्मा है वो क्या है, सुप्रीम एंटिटी है। और ये जो है ज्ञान के प्रिंसिपल को फॉलो करते थे, मतलब कि ट्रू नॉलेज होनी चाहिए इंसान को फॉर पीस। और ये बोलते थे जो आत्मा है वो अजर और अमर है, और ये सेल्वेशन यानी कि जो ये मुक्ति मोक्ष पाना, ये वाले कंसेप्ट है, इस पे बिलीव करते थे। तो अब हम देखेंगे आगे आने वाले लेक्चर में कि किस तरीके से जो मतलब ये बुद्धिज़्म और जैनिज़्म है या आगे जो है फ्लरिश किया, और किस तरीके से लोगों ने इसको ज्वाइन किया। क्योंकि जो ये ब्राह्मण डोमिनेंस हो चुकी थी, इससे लोग बहुत तंग हो चुके थे। तो धीरे धीरे फिर आगे चल के जो ये क्षत्रिय वर्ग है, इसी में से ही जो है महावीर और जैन धर्म के लोग आए, और इन्होंने बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को स्प्रेड किया। तो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जैनिज़्म और बुद्धिज़्म। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर पर्सनल मैसेज करना चाहते हैं तो फेसबुक पे आप हमें कर सकते हैं। धन्यवाद।